लेबर साले, लेबर तो लेबर क्लास मजदूर 200 रुपए एकदम मजदूर है। पलट 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 मजदूर। ये सुनिए। टाइगर हंद वैना नाली हार खेड़दे जहाजां विच बैठ के शिकार खेड़दे ओ चमचे चांदी दे सोने दियां डब्बियां नागणी ना रहिंदियां ने अखां लद्दियां कप्तान 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 हुंदी ऐ कोई साडी जगह लैणे आला जम्मिया नी पुत्त कोई जट नाल खैणे आला जम्मिया नी पुत्त गल मैनू पैणे आला जम्मिया नी। युद्ध में हमें खुद पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है। वो हमें यूनिवर्सिटी वाले कोई राह नहीं दे रहे थे पहले कि कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन है। मैं बात कर रहा तो क्या कारण है अपने बच्चे ज्यादा वहां जा रहे हैं? तो एयरपोर्ट पे वो एक लिस्ट बनाते हैं बच्चों की कि कौन 26 को बॉर्डर क्रॉस करा है, कौन 27 को करा है, कौन 28 को करा है। तो अब अरेंजमेंट ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो पहले बॉर्डर क्रॉस करा था ना वो उनको निकाल रहे हैं, चाहे वो कैंप में हो चाहे एयरपोर्ट पे हो। तो वो 26 वालों को निकाल रहे हैं, फिर 27 को। जैसे मैंने 28 को करा था तो मेरा थोड़ा लास्ट में नंबर आया, लेकिन मेरे को भी जल्दी जल्दी आ गया मेरा नंबर जैसे तैसे करके। पहले कोई अरेंजमेंट नहीं था, पहले वो ऐसे ही लेके जा रहे थे। मेरा दोस्त था हर्ष, वो उसने मेरे से बाद में करा था और वो मेरे से पहले आ गया, क्योंकि पहले कोई अरेंजमेंट नहीं करा था इन्होंने जब बच्चे कम थे। इंडियन एम्बेसी के लोग हमें मिले हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके नहीं मिले, हमें मिले कैंप्स में। जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस करा वहाँ से बसेस मिल रही थी, वो सीधा कैंप्स लेके जा रही थी, तो वहाँ पे कैंप्स में थे इंडियन एम्बेसी वाले। तो वहाँ का उन लोगों का बर्ताव कैसा था? अच्छा था। इंडियन एम्बेसी वाले तो फूड भी प्रोवाइड करा रहे थे हमें, सब बोल रहे थे कि तुम्हें 72 घंटे में निकाल देंगे, और मैं 72 घंटे में ही आ गया घर। तो क्या वहाँ अपने बॉर्डर पे उन्होंने कोई मेडिकल सुविधा भी दी है? मतलब अगर कोई बॉर्डर पे एकदम से बेहोश हो रहा था वो साथ ही साथ एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे। आपको नहीं रहा था वो, मतलब ये लगा लो मैं 12 kg का अपना जो मेरा बैगेज था पीछे, वो मैं लगा के 4-5 बार क्रॉस करने की कोशिश करी है बॉर्डर, और एक बार तो मैं 8-9 घंटे खड़ा रहा, तब नहीं मिला मेरे को जाने के लिए। और दूसरी बार तो 8-9 घंटे मैं खड़ा रहा स्नो में, पूरी स्नो बढ़ रही है, -6 टेम्परेचर था उस टाइम, और हम ऐसे खड़े हुए हैं। मेरे यहाँ पे पूरा सूजन हो गई थी, पीठ में स्वेलिंग हो गई थी, वो था। और मुझे 2 बार हुआ ऐसा कि खड़ा हुआ मैं 8-9 घंटे और स्नो पड़ रही है बहुत गंदी। और 4th बारी में मैं क्या हुआ, आगे जैसे करके मुक्का माकी चल रही थी पूरी, घुस गया। और बाद में क्योंकि ऑफिशियल्स आ गए थे उन्होंने निकलवाया, वरना यूक्रेन सोल्जर्स तो हमें निकलने भी ना देते, अभी तक भी ना निकलते हैं। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर लिया आप लोगों ने तो पाकिस्तानी हमारे साथ तो नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ थे। वो बता रहे थे कि वो भी इंडियन फ्लैग लगा के बसेज में वो भी हमारे साथ ही निकल रहे हैं। तो जो अपनी बसों पे इंडियन फ्लैग थे उसको भी किसी ने नहीं रोका? तो वहाँ यूक्रेन में रशियन सोल्जर भी थे? रशियन सोल्जर नहीं रखे हैं क्योंकि वो वेस्ट में नहीं थे, वो ईस्ट में ही है। रशियन सोल्जर अगर होते भी वो मैं भी इंडियन फ्लैग देख के रोकते नहीं, क्योंकि हमें यूक्रेनियन भी नहीं रोक रहे थे इंडियन फ्लैग देख के। वहाँ से हम निकले थे, वहाँ से 25 की बस थी हमारी जो थी,
तो हम सारे बैठे थे और वहाँ से पहले हमें गलती से वो पुलिस बॉर्डर ले गया। हमने उससे बोला था वहाँ जाना है हमने रोमानिया, तो फिर हमें जो 4-5 घंटे का रास्ता था वो 11 घंटे का रास्ता पड़ गया वहाँ से। और हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, वहाँ पे 10 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई बसेस की। तो हमें वहीं पे उतार दिया उसने, टैक्सी वाले ने, और हम पैदल चले अपने लगेज लेके सारे। लेकिन वहाँ पे हमें जो उनकी वो थी हमारे लिए जो वो था उनका कि सब कैंप वगैरह लगे हुए थे वहाँ पे यूक्रेनियंस के, खाने पीने दे रहे थे फ्री में, चाय दे रहे थे। तो ये कैंप यूक्रेन वालों के थे? यूक्रेनियन ने रखे हुए थे हमारे। वैसे वहाँ हमारे लिए नहीं, मतलब सबके लिए रखे सभी हुए के थे, चाहे वो यूक्रेनियन हो, चाहे वो नाइजीरियंस हो, चाहे इंडियन हो, सबके लिए रखा हुआ था उन्होंने फ्री में, और अच्छे से बिहेव कर रहे थे हमारे लिए। वो बिल्कुल सच्चा है। वो हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी निकलने लगा के सायरन सुन के बाहर आते रहे। उसके बाद आगे कैसे चले फिर आप लोग इंडिया की? बाद में पोलैंड बॉर्डर पे निकले सुबह की बात करी, हमारे कुछ दोस्त थे वो रोमानिया बॉर्डर पे निकल गए सीनियर्स। तो हमने उनसे बात करी, वो 28 बच्चे थे शुरू में सिर्फ बॉर्डर पे। तो वो बोलते कोई बच्चे नहीं, और ये कह रहे हैं हमें बस आके ले जाएगी बॉर्डर से। लेकिन वो क्या हुआ, इंडियन एम्बेसी वाले में कोई एक मैडम थी, वो बोल रही थी तुम्हें सुबह ले देंगे, और उन्हें लेके नहीं गई बेचारों को, और वो वहीं फंसे रहे तो शुरू में, तो क्योंकि बहुत बच्चा आ गया पीछे, 400 बच्चे आ गए एकदम से। तो उन मैडम को पता नहीं अब वो कौन थे 28 बच्चे, तो ऐसे फंस के रह गए। फिर धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, यूक्रेनियन सोल्जर वो 10-10 बच्चे करके ले रहे थे 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में, और उनको लेने चाहिए थे लगातार 100। हमारे साथ वो भेदभाव कर रहे थे शुरू में, और अपने वो यूक्रेनियंस का पासपोर्ट भी नहीं देख रहे थे, सीधा ले रहे थे जाओ ऐसे ऐसे करके, और हमारे साथ भेदभाव कर रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे शुरू में यूक्रेनियंस। तो कुछ हुआ नहीं। फिर हमने प्लान बनाया कि हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे सारे दोस्त आधे से ज़्यादा पोलैंड की तरफ जा रहे थे, बॉर्डर की तरफ। लेकिन बाद में हमें सुनने में आया कि पोलैंड की तरफ ज़्यादा ना खाने पीने का मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, जिसके कारण वो बेचारे डिहाइड्रेट हो रहे हैं, और ऊपर से हाइपोथर्मिया के कारण मर रहे थे कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो ठंड के कारण बच्चे बेचारे वहाँ पे बेहोश हो रहे थे, और एक आधा बच्चा मैंने सुना है नाइजीरियन मरा भी है वहाँ पे इसी कारण ठंड में। तो वहाँ पे मेरा दोस्त भी था वहाँ पे, जिसके कारण धीरे उनको 2 दिन बिना पानी के रहना पड़ा, खाना पानी के, और उनको फिर ले लिया बाद में बॉर्डर के उधर, और वो अब इंडिया आ चुका है। आपको घर से पता लगा भाई हमला हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद हमने क्या करा, रात को हमें एक एडवाइजरी आई, मतलब कि सायरन बजेंगे, या एक तो चेकिंग के लिए बजेगा, तो वो बजेगा 5 मिनट के लिए, अगर चेकिंग के लिए, अगर वो 15 मिनट तक बजा तो बंकरों में जाना है, अगर 20 मिनट तक बजा तो मतलब शेलिंग हो सकती है। तो हमें 5 मिनट तक बजा, वो टेस्टिंग के लिए था, तो हम गए नहीं। लेकिन रात को 12 बजे बजा वो 10 मिनट तक, तो हमें बंकरों में जाना पड़ा। तो बंकर मैंने आपको दिखाई थे जैसे इसमें फ़ोन में कि बंकर ऐसे ऐसे होते हैं, तो उसमें रहना मुश्किल था ना। वहाँ पे जैसे यूक्रेनियंस वहाँ पे खाना पीना लेके आए हुए थे, तो हमने उनसे शेयर किया, अच्छा उनके साथ लगा, बात भी कर रहे थे वो हमसे अच्छे से। तो फिर हम बंकर से निकल गए थे, 2 बजे निकले और फ्लैट में चले गए वापस। 24 से युद्ध शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमें पहले पता लगा, मेरे को तो 5:30 बजे, मैं तो सो रहा था, पापा का फ़ोन आया मेरे पास, तो कि वॉर चल गया, कि मैं अटैक कर लिया है उन्होंने, मतलब। तो मैं एकदम से उठा चौंक के सबको बताया, फ्लैट में सारे परेशान हो गए उस टाइम। फिर हमने फ़ोन मिलाया, मेरे दोस्त फंसे हुए थे, कीव की तरफ ही जा रहे थे उल्टा, और ट्रेन में थे, और वो बेचारे वापस भी नहीं आ सकते थे, तो वहाँ फंस गए वो ट्रेन। वहाँ पे ना कोई बस जा रही वापस, ना कुछ ट्रेन है वहाँ पे वापस आने के लिए। तो फिर उनको इंडियन एम्बेसी वालों ने कॉन्टैक्ट करा, और वो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी वालों ने उनको एक कैंप में रखा, और उनको बोलते रहे कि हम लेके जाएंगे। लेकिन वो क्या हुआ, ज़्यादा गंदी कंडीशन होगी तो वापस भी नहीं जा सकते थे, वो वहीं फंसे रहे। लेकिन उनको अभी जस्ट रिसेंटली 3 दिनों में उन्होंने बॉर्डर भी पार करा दिया और इंडिया भी ले आए, मतलब निकलवा दिया एम्बेसी वालों ने। ऐसे उन्होंने एम्बेसी वालों ने बोला था उन्हें, धैर्य रखो तुम्हें हम निकलवा देंगे, हमारे पास हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो और उन्होंने करके भी दिखाया, ये बात सबको निकलवा दिया। अच्छा, जैसे कि पड़ा था बॉर्डर तक, वो हमारे पैसे लगे, बाकी सब इंडियन गवर्नमेंट पैसे लेके वहाँ तो विनायक आपका नाम, आप यूक्रेन के किस उसमें थे? मैं टर्नोपिल में था, वेस्ट रीजन में, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। टर्नोफिल टर्नोपिल, PIL, TERNO। इन्होंने बोला था आपकी मर्जी है कि आपको आना है तो आ जाओ। एम्बेसी ने जैसे एडवाइजरी निकाली थी
कि जो जो वहाँ पे असेंशियली नहीं है जिनका रहना असेंशियल नहीं है तो वो और चला जाए। उन्होंने मतलब क्लियर कट बात नहीं बोली थी तब कि चले जाओ सब। मतलब उस टाइम आई थी फ्लाइट्स 60,000 कुछ की एयर इंडिया की, तो हमने वो थी 22 की, 24 की और 26 की फ्लाइट थी। तो 24 को तो हमला ही हो गया था, वो एयर इंडिया की फ्लाइट वापस चली गई थी वही जो आ रही थी वहाँ। तो ये केवल एक झूठ की मनगढ़ंत कहानी है कि एयर इंडिया ने पैसे लिए हैं ज़्यादा रेट था कि अब नहीं ले रहे, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा। वो शुरू में था जब कि एसेंशियल है जिनका युद्ध होने से पहले, हाँ वो ही रहे वहाँ पे, और जिनका नॉन एसेंशियल मतलब कोई काम नहीं है वहाँ पे यूक्रेन में, उनको ऑप्शन दिया था तुम चले जाओ। एडवाइजरी थी वो सिर्फ। चलो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आए अब मैं बिल्कुल फ्री आया हूँ। आप क्यों नहीं? इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प शुरू में तो मतलब था कि दो आ रहे थे, जैसे प्लेन एक सुबह आता था एक बिल्कुल रात को आता था, तो उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं जा पाते थे। लेकिन जब मैं अब आया हूँ तो उसी दिन उन्होंने 6 फ्लाइट अरेंज करी जिसमें इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भी था। तो उन्होंने ऐसे एयरपोर्ट पूरा खाली करा दिया सारा, और ऊपर से अब भी मेरे दोस्त थे जो इतने दिनों से फंसे हुए थे वो भी आ रहे हैं लगातार। मतलब इंडियन गवर्नमेंट सहायता कर रही है? सहायता कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है। ऊपर से फूड भी प्रोवाइड कराया था हमें वहाँ पे शुरू में, अच्छा था। घर तक पहुँचने तक हेल्प करी है। वहाँ से दिल्ली से यहाँ उन्होंने भिजवाया? नहीं, दिल्ली से तो मैं यहीं है, लेकिन वो कह रहे थे हरियाणा का काउंटर अलग बना हुआ है। यदि आप सरकार की हेल्प लेना चाहते हैं तो वहाँ भवन में लेके जा रहे हैं, अवेलेबल है। यदि अपने लेवल पे आना एक चाहते हैं बीच में बात चली थी कि एयर इंडिया पैसे ले रही है। एयर इंडिया पैसे आते ही यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैसिव बच्चे कर नहीं पाते इस कारण, लेकिन वो क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं अपनी 6 मंथ अच्छे से, और सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड में निकाल लेते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सब कर लेते हैं क्लियर, ऐसा कोई वो नहीं है, मिथ है बस ये, और कुछ नहीं है। वो तो यही है कि जितना हार्ड वर्क कर लो लक भी मैटर करता है, तो वही बात है। तो उसके कारण, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट देती है सीटें, वो तो मिल गई तो ठीक है, वरना प्राइवेट का आपको पता है 1-1 करोड़ में होती है, तो हर किसी पे अफोर्ड तो हो नहीं सकता। तो बाहर हमें जैसे हर साल 3 और 2-4 लाख में हो जाती है, तो 6 ईयर में हमें 30-35 लाख में हो जाता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ से अच्छा तो बच्चे 35 लाख में करना ही पसंद करते हैं कि वहाँ पे हो जाए यूक्रेन में। तो फिर यहाँ के बस एक पेपर देना होता है FMG, तो मोस्टली हमारे सीनियर्स होते हैं वो फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में कर लेते हैं क्लियर। तो ये भी सबसे ज़्यादा चर्चा है कि जो वहाँ से करके आते हैं वो हमारे इंडिया का पेपर ही क्लियर नहीं कर पाते। ये सारी अफवाहें होती हैं। ये होता है कि अगर हम जैसे वहाँ पे बच्चे होते हैं 6 साल, तो वो थोड़ा वो रहते हैं कि कहाँ है आज? उसकी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो कितने साल हो गए आपको वहाँ गए? मैं 4th ईयर हो गया था, बस 5th ईयर में आने वाला था मैं। अच्छा, अब आपका 4था वर्ष है ये? हाँ जी, बस लास्ट टाइम था। आगे की क्या उम्मीद है? वो एजुकेट चलेगा कोर्स आपका? अगर वेस्ट रीजन बचा रहा तो मे बी कि वो वही यूनिवर्सिटी कंटिन्यू रहे, बाकी क्या पता रशिया ही कोई देनी पड़े हमें डिग्री, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर मान लो रशिया अंडरटेक कर लेते हैं फिर रशिया देगी डिग्री, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पिछला जो करक रहा है, क्योंकि जैसे पहले 2014 में हुआ था क्रीमिया, जब उन्होंने ले लिया था, तो जो क्रीमिया के बच्चे थे उनको रशिया नहीं दी थी डिग्री। तो देखते हैं क्या हुआ। तो आपका क्या वापिस ऑनलाइन करते हैं, और हमें ये बोल रहे हैं तुम्हारी बैक लगा देंगे। मतलब इनको ये था कि ये यहीं पे रहे, और हमारी जिस दिन वो गिरा ना बम मारी, उस दिन इन्होंने ऑनलाइन क्लास कर दी, और उस दिन भी टीचर को ये नहीं है कि बम गिर रहे हैं इनकी क्लास, चलो इनको रिलैक्स फील होने दे, उसके अंदर ही हमारी 6 घंटे लगातार बिठा के उन्होंने क्लास ली है।
सुनिए। करना पापा तो हो रहे हैं ना। लेबर क्लास मजदूर 200 रुपए मजदूर है। पलट 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 मजदूर